अच्छा बेटा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है ना परसेंटेज बाय मैथ्स की कैलकुलेशन को डिस्कस करा था कि परसेंटेज बाय मैथ्स हमारे पास किस तरह से हम लोग निकालते हैं। और इस वीडियो में ना हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर सबसे पहले तो फ़र्क क्या होता है, दूसरी चीज़ ये कि इनका जब क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसका क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये बात समझते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो उनके अंदर फ़र्क क्या होता है। सो लेट्स से यार मेरे पास ना एक कंपाउंड है दैट इज़ C6H12O6। ठीक है, ये कंपाउंड का फॉर्मूला है लेट्स से मेरे पास। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को ना बेटा मैं कहूँगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसका ओरिजिनल फार्मूला होता है ना उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, सो C6H12O6 इज माई मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब एम्पेरिकल फार्मूला में अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है ना, तो एम्पेरिकल फार्मूला ना बेटा एक तरह का सिंप्लीफाइड फार्मूला होता है, ये समझ लो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई अगर मेरे पास तीनों नंबर्स इसके अंदर सेम टेबल के अंदर आ रहे हैं ना, तो मैं उसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, उसको कट कर दूंगा। जैसे कि देखो 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, तो ये मेरे पास बन जाएगा बेटा CH2O। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास मेरा एम्पेरिकल फार्मूला आ गया। तो जब हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा होता है जिसके अंदर हम लोग कटिंग कर सके ना, और कटिंग करने के बाद उसको हम सिंप्लीफाई कर दे, जब तीनों नंबर या चारों नंबर जितने भी एलिमेंट्स उनके नीचे जो नंबर्स लिखे हुए हैं, उनके जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, कितने एटम्स हैं उनके अंदर, तो अगर सारे एटम्स जो है ना उनके सेम टेबल के अंदर आते होंगे ना, तो हम उनको अगर सिंप्लीफाई कर दे तो हमारे पास एक एम्पेरिकल फार्मूला क्रिएट हो जाता है। लेकिन जैसे कि एक एग्जाम्पल है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं उसके अंदर। लेट्स से कंपाउंड है C2H3O6। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो यही है। ठीक है, एग्जामिनर ने बोला कि भाई ये कंपाउंड है लेट्स से C2H3O6, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका। तो अगर एग्जामिनर पूछता है बताओ इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, तो बच्चे पता है क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पे गलत कटिंग करते हैं। यहाँ पे 2 1 2, 2 3 6, इसको लिख देते हैं CH3O3। तो बेटा ये गलत है, ये आपका जो है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला भी इसका यही है और इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी यही है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जब भी हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पेरिकल फार्मूला के अंदर जाते हैं ना, तो तीनों नंबर सेम टेबल के अंदर आने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई दो नंबर्स आ रहे तो आपने कट कर दिया, तीनों नंबर्स ना सेम टेबल के अंदर आने चाहिए, तो हमारे पास है ना बेटा वो एम्पेरिकल फार्मूला बनेगा। वरना हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला वही रहेगा जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर भी यही है और इसका एम्पेरिकल भी यही है। ठीक है, तो ये बात तुमने समझ ली। बट हमारे पास बेटा पेपर के अंदर ना हमारे पास सवाल डिफरेंट तरीके से आते हैं। सवाल हमारे पास इस तरह से आता है कि भाई हमारे पास एक कंपाउंड है, इसके अंदर इतने परसेंट कार्बन है, इतने परसेंट हाइड्रोजन है, इतने परसेंट ऑक्सीजन है, इस तरह का हमारे पास जो है ना वो सवाल आता है। तो अगर एग्जामिनर बोलता है कि भाई हमें इसका ना एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल के दिखाओ, तो हमें क्या करना, तो हमें इन वैल्यूज को यूज करके हमें अपनी कैलकुलेशंस लगानी होती है और हम लोग को जो है ना एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना होता है। अब वो काम किस तरह से करना है जरा ये सीख लो। अब देखो जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ ना, आप लोगों को भी उसी तरह से काम करना है। तो एग्जामिनर मुझे कहता है अ कंपाउंड कंटेन्स 29.3% कार्बन, 29.3% कार्बन है, 3.7% हाइड्रोजन है, 39% ऑक्सीजन है और बाकी जो है ना सोडियम है यानी 28%। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपके पास जो जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं ना, जिसकी आपकी परसेंटेज दी हुई है, आप वो ना एलिमेंट्स नीचे लिख लोगे। अच्छा, अब बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि यहाँ पे परसेंटेज जगह पे ग्राम्स दिया हुआ था। लेट्स से आपको बोल दिया भाई 29.3% ग्राम्स है, 3.7% ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन है, 39 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो अगर ये चीज़ लिखी हो तो उसके अंदर भी आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि आपके पास जो जो एलिमेंट्स है आप वो लिख लोगे। सबसे पहले आपके पास एक एलिमेंट है बेटा कार्बन, तो सबसे पहले मैंने कार्बन लिख लिया। दूसरा मेरे पास था हाइड्रोजन, मैंने वो लिख लिया। तीसरा मेरे पास ऑक्सीजन था तो मैंने इस वजह से ओ लिख लिया। और मेरे पास सोडियम था तो इस वजह से मैंने उसकी जगह पे लिख दिया Na। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या करूंगा कि मेरे पास जो भी गिवन परसेंटेज होगी ना बेटा सवाल के अंदर, मैं वो परसेंटेजेस कॉपी कर लूंगा। तो मेरे पास सबसे पहले कार्बन की परसेंटेज कितनी है 29.3, तो मैंने 29.3 लिख लिया। इसी तरह से मेरे पास हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है बेटा 3.7, तो मैंने यहाँ पे 3.7 लिख लिया। इसी तरह से मेरे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है 39 है, तो मैंने 39 यहाँ पे लिख लिया। और सोडियम की परसेंटेज मेरे पास 28 है, तो मैंने यहाँ पे 28 लिख लिया। ठीक है, तो जो भी मेरे पास गिवन परसेंटेजेस होंगी या फिर गिवन अगर मेरे पास मैथ्स दिया हुआ है, तो मैं वो गिवन मैथ्स है ना वो नीचे जो है ना वो एज इट इज कॉपी कर लूंगा हर एलिमेंट के नीचे। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है आपको, मतलब थर्ड स्टेप क्या है टेक्निकली, थर्ड स्टेप ये है कि आपको बेटा जो भी उनका एम है ना, हर कंपाउंड का एम बेसिकली ए की बात हो रही है यहाँ पे। तो बहुत बच्चे इसको एम से कंफ्यूज करते हैं। तो ए या अगर आप उसको एम कहते हो तो ए या एम जो भी है ना, आप उसको जो है ना वो नीचे इसका कॉपी कर लो। ठीक है, तो इसका ए क्या है भाई, एक कार्बन का ए होता है बेटा 12। ये हमें कहाँ से मिलेगा भाई, पीरियोडिक टेबल से मिलेगा। एक कार्बन का एटॉमिक मास हमारे पास कितना होता है, दैट इज 12, तो यहाँ से भी मिल जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो है वो एक हाइड्रोजन का ए होता है बेटा 1, ऑक्सीजन का होता है 16 एंड सोडियम का होता है 23। ये सारी वैल्यूज आपको पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट से मिल जाएंगी। ठीक है, अब क्या करना है हमें, जो नंबर जहाँ पर है उसको एज इट इज वहीं रहने देंगे और उनके बीच में बेटा एक हम लोग डिवाइड का साइन लगा देंगे। तो ये मैंने एक डिवाइड का साइन लगा दिया हर किसी के बीच में। अब व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको ना वैल्यूज डिवाइड करके ज़रा कैलकुलेटर में देखनी पड़ेंगी। तो हम लोग सबसे पहले 29.3 को डिवाइड बाई 12 कर लेते हैं।
अब देखो मैंने 29.3 को मैंने डिवाइड बाई 12 करा ना, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है कुछ 2.4416। अब बहुत बड़ी वैल्यू, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिख लो, 3 या 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिख लो, अच्छा रहता है, ठीक है। तो 2.4416 मैंने इस तरह से लिख ली है वैल्यू, ठीक है। इस तरह से मेरे पास 3.7 को डिवाइड बाई 1 करूंगा तो 3.7 ही आएगा। 39 को हम लोग डिवाइड बाई 16 कर लेते हैं, सो दैट विल बिकम 2.4375, ठीक है। तो मैं 2.4375 मैंने लिख लिया। इसके बाद मैं जो हूँ वो 28 को ज़रा डिवाइड बाई 23 कर लेता हूँ। तो 28 को जब मैंने डिवाइड बाई 23 करा तो दैट बिकम्स 1.21739। लंबा आ रहा है तो मैं इसको 3 या 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिख लेता हूँ। तो दैट विल बिकम 1.2173, ठीक है। तो मैंने लिख लिया। अब क्या काम करना है आपने, अब आपने ये काम करना है कि इसके अंदर से आपने स्किम करना है कि भाई सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसके अंदर से। 2.44, 3.7, 2.4375 और 1.2173। इसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी बेटा, वो मुझे दिख रही है यहाँ पे 1.2173। तो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी ना, आप उसको सबसे डिवाइड करवा दोगे। मतलब आपको क्या करना था कि आपने सबसे पहले परसेंटेज ली, ठीक है। परसेंटेज के आपने डिवाइड कैसे करा, AR से डिवाइड करा, आपके पास कुछ वैल्यूज आएंगी। अब उन वैल्यूज के अंदर से आपको स्किम करना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी थी। यहाँ पे अगर आपको सबसे छोटी वैल्यू देखनी है तो दैट इज 1.2173। तो आप सबको 1.2173 से आप डिवाइड करवा दोगे, तो 1.2173, ठीक है। 1.2173 से डिवाइड करवा दिया मैंने इसको भी, ठीक है। इसको भी 1.2173 से डिवाइड करवा दिया, और इसको भी मैंने 1.2173 से डिवाइड करवा दिया। तो जब मैं सबको डिवाइड करवाऊंगा तो आप 2.4416 को ज़रा कर लो, वैसे कैलकुलेटर से करने की नीड नहीं है। 2173 ये आ गया। तो अप्रॉक्सीमेटली 2.0005 इस तरह से कुछ आ रही है वैल्यू, ठीक है। तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, इसको 2 में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। इस तरह से 3.7 को आप डिवाइड करोगे, 3.7 को जब आप डिवाइड करोगे 1.2173 से, तो अप्रॉक्स 3 की वैल्यू बनेगा। देखो 3.03 आ रहा है, तो मैं इसको भी राउंड कर दूंगा 3 पे, ठीक है। इस तरह से मेरे पास 2.4375 वैल्यू आ रही है, उसको भी मैं डिवाइड बाई 1.2173 से डिवाइड करूंगा, तो दिस विल ऑल्सो बिकम 2.0028 कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी। तो इसको भी मैं ज़रा 2 पे राउंड कर देता हूँ, और ये वाली तो 1 हो जाएगी। तो बेटा मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बना, मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला बना, देखो C कितने हो गए मेरे पास 2 आए, मेरे पास H कितने आए 3 आए, मेरे पास O कितने आए बेटा 2 आए, और मेरे पास Na कितने आए 1 आए। तो मैं इसको इस तरह से लिख दूंगा कि मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, C2H3O2Na। इसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, तुम किसी भी ऑर्डर में लिख लो, Na पहले लिख लो बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन तुम्हें क्या करना है कि तुमने ये वैल्यूज जो है ना वो देनी है, ये तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बहुत दफा क्या होता है कि एग्जामिनर आपको एक पार्ट एम्पेरिकल का देता है, उसका नेक्स्ट पार्ट देता है, आपको बोलता है कि इसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करके दिखाओ। आपको याद है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता था, मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब था ओरिजिनल फार्मूला। मतलब वो बोल रहा है कि भाई तुम्हारे पास सिंप्लीफाइड है, तो मुझे सिंप्लीफाइड से ना इसका ओरिजिनल वाला निकाल के दिखाओ। तब ओरिजिनल वाला कैसे निकालना, जरा आओ वो सीखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो इसने मुझे बोला है फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला मुझे निकालना है, गिवन दैट द MR ऑफ द कंपाउंड इज 294। आपको ना एक MR दिया हुआ होगा कंपाउंड के अंदर, या आपको एक मास दिया हुआ होगा कंपाउंड का, ठीक है। अब क्या करना है, मेरी एक बात याद रखना, ठीक है। इसके लिए ना मैंने आपके लिए छोटी सी ट्रिक बना दी है। वो छोटी सी ट्रिक क्या है कि आपके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया बेटा, दैट इज n इज इक्वल्स टू बिग अपॉन स्मॉल, ठीक है। n इज इक्वल्स टू बिग अपॉन स्मॉल। अब क्या मतलब है इसका, देखो मेरी बात ना बड़ी गौर से सुनना और बड़ी समझना तरीके से मेरी बात। देखो बेटा आपको ना 2 MR चाहिए, आपको इस सवाल के लिए ना आपको 2 MR चाहिए, आपको 2 मैथ्स चाहिए, ठीक है। तो एक देखो, एक MR तो आपको सवाल ने दिया हुआ है, एक MR तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा हमेशा, ठीक है। एक MR ना आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला से कैसे MR कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पे बहुत सिंपल है, जैसे हम लोग करते हुए आए हैं। C कितने मेरे पास 2 है, एक C होता है बेटा 12 का, तो मैं 12 इंटू 2 कर दूंगा, प्लस मेरे पास हाइड्रोजन कितने बेटा 3 है, तो मैं एक हाइड्रोजन होता है बेटा 1 का, तो 1 इंटू 3 कर देता हूँ, ठीक है। प्लस मेरे पास ऑक्सीजन कितने 2 है, और एक ऑक्सीजन बेटा मेरे पास होता है 16 का, तो 16 इंटू 2 कर दूंगा मैं। प्लस Na मेरे पास 1 है, तो एक Na होता है बेटा 23 का, तो 23 इंटू 1 कर देता हूँ। तो मुझे एक MR बेटा कहाँ से मिल जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला से मिलेगा, और एक MR मुझे सवाल के अंदर गिवन होगा। तो जरा ये कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो 12 इंटू 2, अब देखो आप लोग क्या करते हो, आप लोग पहले सबसे पहले 12 इंटू 2 24 कर दो, फिर 3 प्लस कर दो, इस तरह से करते हो। मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज डायरेक्ट पुट करता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे एक फाइनल आंसर मिल जाए, मुझे इतनी लंबी ना करनी पड़े, ठीक है। तो दिस सेव्स टाइम एज वेल एज कि आपकी कैलकुलेशन के अंदर ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं होती। कभी कभी होता है ना, बंदा वैल्यूज भूल जाता है, बंदा लिखता नहीं है तो वैल्यूज भूल जाता है। तो मेरे पास इसका MR, यानी जो मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला से MR आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा 82 आ रहा है। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 82,
और मेरे पास पूरे इस कंपाउंड का कितना दिया हुआ है बेटा 294 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली जो है ना ये वाला फॉर्मूला लगाना है, n इज इक्वल्स टू बिग अपॉन स्मॉल। अब n का मतलब क्या, n की वैल्यू अभी एक निकली कि उस वैल्यू का क्या करना है हम जरा देखते हैं। लेकिन बिग अपॉन स्मॉल का मतलब ये कि भाई जो mr बढ़ा है, ऐसे देखो 294 मेरे पास एक mr है और मेरे पास एक mr है 82, इसके अंदर से बड़ी वैल्यू कौन सी है 294, तो जो भी बड़ी वैल्यू ना बेटा उसको ऊपर रख देना और जो भी छोटी वैल्यू ना उसको नीचे रख देना, बस इतना सा काम करना। तो हमारे पास n की वैल्यू कैसे निकलेगी हम लोग देख लेते हैं। n इज इक्वल टू बिग अपॉन स्मॉल, बिग हमारे पास वैल्यू है 294 अपॉन स्मॉल वैल्यू क्या है मेरे पास 82। तो जब मैं 294 डिवाइडेड बाय 82 करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 3.58। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास जो है ना वो थोड़ी सी गलती है मुझे लगता है क्वेश्चन के अंदर, ये था 246 लिखा हुआ था, तो ये आई गेस टाइपिंग मिस्टेक थी, तो 246 था। खैर तो खैर अभी भी एनीवेज हमारे पास बड़ी वैल्यू कौन सी 246 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 246 ऊपर लिख देंगे और हमारे पास डिवाइडेड बाय 82। तो अब 246 को जरा डिवाइड बाय 82 करोगे आप, तो आपके पास बेटा n की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 3 आ रही है। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे n इज इक्वल्स टू 3, ये मेरे पास आ गई एक वैल्यू। ठीक है, अब क्या करना है मैंने, बहुत सिंपल सा काम करना है कि अब जो है ना मैं ये करूंगा कि मेरे पास जो 3 वैल्यू आई, जो भी मेरे पास n की वैल्यू आई है, मैं उसको पूरे एम्पेरिकल फॉर्मूला से बेटा मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था, मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला था C2H3O2Na। मैं इस पूरी वैल्यू को मैं बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसका मतलब होगा क्या, इसका मतलब होगा ये कि मेरे पास C कितने हो जाएंगे, C 2 थे तो 2 3 6 हो जाएंगे, तो C मेरे पास 6 हो गए। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखो तो आपके पास H कितने थे 3 थे, तो 3 3 9, तो H मेरे पास बन जाएंगे 9। ठीक है, फिर मेरे पास O कितने थे बेटा 2 थे, तो 2 3 6, O बन जाएंगे 6 हमारे पास। ठीक है, और Na हमारे पास बेटा 1 था, तो 3 1 3 बन जाएगा हमारे पास, तो दिस विल बिकम Na3। तो ये जो है ना बेटा मेरे पास आ गया मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं वापसी रिपीट कर देता हूँ मैंने करा क्या। सबसे पहले तो देखो मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करा। एम्पेरिकल फॉर्मूला मैंने कैसे कैलकुलेट करा कि मेरे पास जो जो एलिमेंट्स थे मैंने वो लिख दिए। ठीक है, एलिमेंट्स लिखने के बाद मैंने सबसे पहले गिवन परसेंटेजेस यहाँ पे लिख दी अपनी। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या करा कि मैंने इनका जो भी AR था वो मैंने नीचे लिखा और मैंने वैल्यूज को एज इट इज डिवाइड कर दिया। तो मैंने जब डिवाइड करा तो मैंने 4 डेसिमल प्लेसेस तक के आंसर्स लिख लिए अपने पास। ठीक है, फिर मैं देखा उसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो जो भी सबसे छोटी वैल्यू थी मैंने उसको सबसे डिवाइड करवा दिया। सबसे डिवाइड करवा दिया तो मेरे पास एक होल नंबर वैल्यूज आ गई, ये मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए मैंने क्या करा बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए आपको जो है वो एक MR दिया होगा कंपाउंड का सवाल के अंदर, और एक आपको जो है ना वो एम्पेरिकल फॉर्मूला से खुद निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब एम्पेरिकल फॉर्मूला से आप कैसे निकालोगे बेटा, देखो यहाँ पे C 2 थे तो मैंने 12 × 2 कर दिया, क्योंकि एक C का AR होता है हमारे पास 12। ठीक है, इसी तरह से हाइड्रोजन 3 थे तो मैंने 1 × 3 कर दिया, क्योंकि एक हाइड्रोजन का AR होता है 1 और 3 हमारे पास है तो मैंने 1 × 3 करा। ऑक्सीजन 2 थे तो मैंने 16 × 2 कर दिया, क्योंकि ऑक्सीजन एक का AR होता है हमारे पास 16। इस तरह से हमारे पास Na 1 था तो Na को मैंने 23 × 1 कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने जो है ना वो एक MR जो है ना वो इस सवाल के एम्पेरिकल फॉर्मूला जो हम लोगों ने कैलकुलेट करा था उससे मैंने एक MR निकाला, और एक MR जो है ना मुझे सवाल के अंदर गिवन था विच वाज 246। ठीक है, अब क्या करना था, बहुत सिंपल था कि मैंने 82 को जो है ना वो मैंने नीचे रख दिया, डिनोमिनेटर के अंदर रखा, क्योंकि हम लोग स्मॉल वैल्यू को नीचे रखते हैं और बिग वैल्यू को हम लोग ऊपर रखते हैं विच इज 246। तो मैंने 246 ओवर 82 करा, मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी 3। जो भी आपके पास n की वैल्यू आएगी आप उसको अपने एम्पेरिकल फॉर्मूला जो आपने पार्ट A में कैलकुलेट करा है आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अगर आपको उसको देखना है कि क्या ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है कि नहीं, तो आप ये देखो ये सब कटिंग हो रही है सबकी। यहाँ पे देखो अगर आप सारे नंबर्स है ना वो 3 के टेबल से कट करो ना तो ये बन जाएगा 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, तो ये वापसी बन जाएगा C2H3O2Na। तो ये वापसी देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला के अंदर यही एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा जो हम लोगों ने ऊपर वाले पार्ट में निकाला था। ठीक है, तो ये हमारे हमने एक क्वेश्चन देखा। अब एक और हम लोग जरा देखते हैं एक और क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे बोलता है अ कंपाउंड कंटेन्स 1.68 ग्राम्स ऑफ कार्बन, 0.14 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 4.48 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब मुझे क्या करना है, वापसी वही काम है कि भाई सबसे पहले ना मैं जितने भी एलिमेंट है उनको अकेला लिख लेता हूँ। तो एक कार्बन हो गया, एक मेरे पास हाइड्रोजन हो गया और एक मेरे पास बेटा ऑक्सीजन हो गया। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं गिवन परसेंटेजेस जो है ना, अब परसेंटेजेस तो नहीं दिए मुझे तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख लूंगा, जो भी उन्होंने मुझे गिवन मैस दिया हुआ है उसको मैं नीचे कॉपी कर लूंगा। ठीक है, तो मैंने कार्बन का था 1.68 मैंने ये लिख लिया, हाइड्रोजन का मेरे पास 0.14 था मैंने वो लिख लिया, और ऑक्सीजन का मेरे पास 4.48 था तो मैंने वो भी लिख लिया नीचे।
अब क्या करूंगा, इसको मैं डिवाइड करूंगा इसके ए आर से, ठीक है। तो ए आर या एम आर, आप उसको जो भी कहते हो, आप उससे डिवाइड कर दो। तो ए आर कार्बन का है बेटा 12, हाइड्रोजन का है 1, ऑक्सीजन का है 16। यानी बीच में हम लोग डिवाइड का साइन लगा देंगे एज इट इज, ठीक है। तो मैंने ये डिवाइड का साइन लगा दिया। अब हम लोग जरा डिवाइड करके देख लेते हैं। तो मैं 1.68 को जब डिवाइड बाई 12 करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.14, ठीक है। तो 0.14 जरा मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, फिर 0.14 को डिवाइड बाय 1 करूंगा तो भी 0.14 आएगा, और फिर मैं ज़रा 4.48 को डिवाइड बाय 16 कर लेता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.28, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो बेटा हमने डिसाइड करा था कि जो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी उसके अंदर से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी ना उसको हम सबसे डिवाइड करवा देंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमारे पास 0.14 है, तो मैं 0.14 को जरा डिवाइड करवा देता हूँ सबसे। तो 0.14 डिवाइड बाई 0.14, यहाँ भी डिवाइड बाई 0.14 कर देंगे और उसको भी डिवाइड बाई 0.14 कर देंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो 0.14 डिवाइड बाई 0.14 इज 1, यहाँ भी 1 आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग जब कैलकुलेटर में 0.28 को डिवाइड बाई 0.14 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बेटा, 2 आएगा। तो ये मेरी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अब मेरा फाइनल एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, मेरा फाइनल एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया CHO2। तो ये मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया बेटा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग जरा देख लेते हैं एक और एम्पेरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है मुझे अ कंपाउंड कंटेन्स 57.1% कार्बन, 4.8% हाइड्रोजन एंड द रेस्ट इज ऑक्सीजन। अब देखो ये वाला सवाल ना एक ट्रिक दी है इसके अंदर। इससे बोला कंपाउंड है जिसके अंदर 57.1% तो कार्बन है और हाइड्रोजन जो है ना हमारे पास 4.8% है, लेकिन रेस्ट जो है ना वो ऑक्सीजन है। अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज है, सर रेस्ट का क्या मतलब है, मुझे कैसे पता चलेगा कितनी परसेंटेज है। तो भाई मैं कहता हूँ कि भाई टोटल परसेंटेज कितनी होती है, एक कंपाउंड के अंदर 100% होगी ना, सारी चीजें मिला के 100% बनेगा। परसेंटेज का टोटल कितना होता है, 100 होता है। तो 100 में से 57.1% तो भाई कार्बन आ गया तुम्हारे पास, उसमें से तुम और 4.8% तुम्हारे पास हाइड्रोजन आ गया। तो जब तुम ये माइनस कर दोगे तो जो रेस्ट बचेगा वो हमारे पास ऑक्सीजन ही होगा। तो अगर आप 100 माइनस 57.1 माइनस 4.8 करेंगे हम लोग, माइनस 4.8, हाँ, तो जब हम लोग ये करेंगे तो हमारे पास बेटा बन गया 38.1। हमारे पास क्या वैल्यू बन गई, 38.1। तो इसका मतलब हमारे पास ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है, हमारे पास 38.1% हमारे पास जो है ना वो ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले वही काम है, जो जो हमारे पास एलिमेंट्स है हम उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले कार्बन था, दूसरा हाइड्रोजन था और तीसरा मेरे पास ऑक्सीजन था। सबसे पहले मैं नीचे गिवन परसेंटेजेस लिखूंगा जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो मुझे कार्बन की परसेंटेज दी हुई है 57.1, हाइड्रोजन की दी हुई है 4.8 और ऑक्सीजन की दी हुई है 38.1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें सिंपल सा काम ये करना है कि मुझे जो है नीचे इसके ए आर लिखना है इनका, ठीक है। तो मैं इनके नीचे इनका ए आर या एम आर जो भी आप कहते हो उसको कॉपी कर लो, ठीक है। तो ए आर मेरे पास कार्बन का होता है बेटा 12, ठीक है, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का मेरे पास होता है 16। बीच में मैं डिवाइड का साइन डाल दूंगा एज इट इज। तो यहाँ पे आ गया डिवाइड, यहाँ भी आ गया डिवाइड और यहाँ पे डिवाइड का साइन आ गया। तो 57.1 को जब हम लोग डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो मेरे पास एक वैल्यू आ रही है 4.758333। तो मैं इसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिख लेता हूँ, 4.7583, ठीक है। 4.8 को डिवाइड बाई 1 करेंगे तो ये भी 4.8 बनेगा, और 38.1 को डिवाइड बाई 16 कर लेते हैं हम, तो द आंसर इज 2.38125, 2.38125। तो ये भी मैं लिख लेता हूँ 2.38125। तब अगर आप यहाँ पे देखो तो बेटा सबसे छोटी वैल्यू आपके पास यही है 2.38125। तो आप जरा इसको सब वैल्यू से डिवाइड करवा दो तो ये बन जाएगा 2.38 से इसको डिवाइड कर देते हैं 2.38125, इसको भी डिवाइड कर देते हैं 2.38125 से, और आखिरी वाले को भी कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो आप ज़रा देखना कैलकुलेटर के अंदर ये वैल्यू अप्रॉक्स आएगी 2, ये भी अप्रॉक्स 2 आएगी और ये आएगी हमारे पास 1, ठीक है। तो 4.7583 डिवाइड बाई 2.38125 जब मैंने डिवाइड करा तो आप देखो अप्रॉक्स 1.999 इस तरह से आ रही है वैल्यू। तो अभी बहुत क्लोजर होती है 2 से, मतलब जैसे 2.00 कुछ इस तरह से वैल्यू आ रही है, 1.98 1.9 इस तरह से आ रही है, तो हम इसको राउंड कर सकते हैं 2 पे, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास 4.8 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2.38125 से, तो ये वैल्यू भी देखो क्या बन रही है हमारे पास 2.01। तो इसको भी हम 2 पर राउंड कर देंगे। इस तरह से 2.38 डिवाइड बाई 2.38 को हम करेंगे तो ये तो डायरेक्ट 1 ही आएगा। तो हमारे पास हमारा फाइनल एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, हमारे पास जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला बना है दैट इज C2H2O,
ठीक है, तो ये मेरा एम्पेरिकल फार्मूला बन गया। अब मुझे बोलता है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए मैंने आप लोग को बोला था कि हमें एक एमआर बेटा सवाल के अंदर दिया होगा, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हमें एक एमआर दिया हुआ है सवाल के अंदर, दैट इज 84। तो मुझे 84 दिया हुआ है और मैंने आप लोग को बताया था कि एक एमआर मैं कहाँ से निकालूंगा बेटा, एम्पेरिकल फार्मूला से निकालूंगा। तो एम्पेरिकल फार्मूला मेरे पास ये रहा। इस एम्पेरिकल फार्मूला से जरा मैं एक और एमआर निकाल लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 12 इंटू 2, क्योंकि मेरे पास एक कार्बन 12 का होता है बेटा। साथ में मेरे पास हाइड्रोजन 2 है, तो 1 इंटू 2, क्योंकि मेरे पास एक हाइड्रोजन 1 का होता है। और मेरे पास आ जाएगा प्लस 16 इंटू 1, क्योंकि एक ऑक्सीजन मेरे पास 16 का होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दिस विल बिकम 24 प्लस 2 प्लस 16, तो ये बन गया 42। अब मुझे क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था, n इज इक्वल्स टू बिग अपॉन स्मॉल। बिग का मतलब है कि जो बड़ा एमआर होगा वो ऊपर आ जाएगा, जो छोटा एमआर होगा वो नीचे आएगा। तो एक एमआर बेटा मेरे पास 84 है और एक मेरे पास 42 है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मुझे आप बताओ कि 84 बड़ा है क्या 42 बड़ा है। दैट द आंसर इज येस, यू आर राइट, 84 बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 84 को हम लोग ऊपर लिख लेंगे। 84 आ गया मेरे पास ऊपर और नीचे आ जाएगा मेरे पास 42। तो 84 डिवाइडेड बाय 42 इज 2। ठीक है, तो मेरे पास n की वैल्यू क्या आ गई भाई, 2 आ गई। तो n जो आता है मेरे पास उसको मैं पूरे एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था बेटा, C2H2O। तो C2H2O से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो मेरे पास बन जाएगा C4। फिर वापसी 2 2 ज़ा 4 होगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये H4 बन जाएगा। और O अगर आप मेरे पास देखो तो 2 1 ज़ा 2, तो O मेरे पास बन जाएंगे बेटा 2। तो मेरा ये आ गया मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा एक और जरा क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन कहता है अ हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 85.7% कार्बन। अच्छा, अब जिसको नहीं पता, ऑर्गेनिक का वैसे पार्ट है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन हो और कार्बन हो। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड को कहते हैं। जिसका मतलब है कि अगर एक कंपाउंड है जिसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होता है और कार्बन के अंदर 85.7% है, तो बेटा हाइड्रोजन कितने परसेंटेज होगा, हम लोग 100 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि एक ही कंपाउंड है ना। एक कंपाउंड के अंदर टोटल 100% होगा और दो ही चीज़ है उसके अंदर, एक कार्बन एक हाइड्रोजन है। कार्बन मुझे दिया हुआ है, तो 100 माइनस 85.7 कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा कि भाई मेरे पास हाइड्रोजन कितना है। तो 100 माइनस 85.7 इज 14.3। तो मुझे ये बात समझ आ गई कि 14.3% मेरे पास क्या है बेटा, हाइड्रोजन है। ठीक है, 14.3%। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं वही लिख लेता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट्स है। एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, 85.7 मेरे पास कार्बन आ गया और 14.3% मेरे पास आ गया हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये मैंने गिवन परसेंटेजेस इनकी लिख ली यहाँ पे। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसको डिवाइड करना है इसके AR से। तो AR या MR यहाँ पे लिख लिया मैंने। AR कार्बन का होता है बेटा 12, ठीक है, हाइड्रोजन का होता है हमारे पास 1। तो मैंने इनको इससे डिवाइड कर लिया। अब क्या करेंगे कि बीच में इनके डिनोमिनेटर एज इट इज़ लगा देंगे हम लोग। ठीक है, और जहाँ जो वैल्यू इसको वहीं रहने देंगे और उसको हम लोग एज इट इज़ डिवाइड कर देंगे। तो 85.7 डिवाइडेड बाई 12 इज़ 7.1416। ठीक है, ये आप लोग देख लो, 7.1416 आ रही वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास 14.3 को हम डिवाइड बाय 1 करेंगे तो ये बन जाएगा 14.3। अब क्या करना है हम लोग को, जो छोटी वैल्यू है इसको दोनों से डिवाइड कर देंगे। तो छोटी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कौन सी, 7.1416 है, इसको डिवाइड कर देते हैं। 7.1416 और 7.1416, तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 और यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, तो हमारे पास हमारा फाइनल आंसर क्या बन गया बेटा, हमारे पास फाइनल आंसर बन गया CH2। तो ये हमारे पास क्या है, हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मेरे पास सेकंड पार्ट किसका बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला का है। तो अगर मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए एक एमआर मुझे सवाल के अंदर दिया हुआ होगा और एक एमआर मुझे खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा यूजिंग एम्पेरिकल फार्मूला। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो मुझे बोलता है गिवन दैट द एमआर ऑफ द कंपाउंड इज 56। एमआर क्या दिया हुआ है, मुझे 56 दिया हुआ है और एक एमआर मुझे एम्पेरिकल से निकालना है, तो मैं निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास C बेटा 1 है, तो 12 इंटू 1। ठीक है, प्लस हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, तो 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 12 प्लस 2 इज 14। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे n इज इक्वल्स टू बिग अपॉन स्मॉल करना है। तो बिग मेरे पास वैल्यू मुझे दिख रही है यहाँ पे 56 बड़ी वैल्यू है और 14 छोटी वैल्यू है। तो 56 को मैं ऊपर रख दूंगा, बड़ी वैल्यू ऊपर आ जाएगी और 14 जो छोटी वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी। तो 56 ओवर 14, 56 को डिवाइड बाई 14 करूंगा मैं, तो मेरे पास n की वैल्यू आ गई बेटा 4। तो इस 4 को मुझे क्या करना है, इस 4 को मुझे जो है वो पूरे एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं 4 इंटू CH2 कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ गया C4H8। ये मेरे पास बन गया, ये दिस इज माई मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो ये बेटा मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला था कि भाई किस तरह से हम लोग जो है ना वो मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला बनाते हैं। ठीक है,
तो हम लोगों ने ये चीज़ कवर कर ली। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इसमें टेक्निकलिटी है जो बच्चे हमेशा मिस करते हैं और जो मैंने भी अभी तक आपको नहीं बताई, वो ये है कि बेटा बहुत दफ़ा जब हम लोग ये सिंपलेस्ट रेशियोज है ना, हमने जब इनको डिवाइड करा, तो अभी तो हम लोग देख रहे थे क्या, लेट्स से हमारे पास वैल्यूज 1.99 आ रही थी, 3.001 आ रही थी, इस तरह से वैल्यूज आई थी, तो हमने उनको राउंड कर दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यार वैल्यूज में लेट्स से इसकी वैल्यू आई बाई 1.5, इसकी आई बाई 3.01, इसकी आई 2.01, इसकी आई थी 0.99। तो देखो 0.99 वाली तो 1 पे राउंड हो जाती है, ये वाली 2 पे राउंड हो जाती है, ये वाली 3 पे राउंड हो जाती है। लेकिन 1.5 वाली को ना आप 2 पे राउंड करोगे, ना आप 3 पे राउंड करोगे, ना आप 1 पे राउंड कर सकते हो, ना उसको 2 पे राउंड कर सकते हो। जब 1.55 वैल्यू आती है, जब 1.33 वैल्यू आती है, 1.4 वैल्यू आती है, 1.6 वैल्यू आती है ना, तो आप उसको राउंड नहीं कर सकते। जब बहुत क्लोज होती है ना वैल्यू, जैसे 1.99, 3.0011, इस तरह से जब वैल्यूज होती है, जब बहुत बिल्कुल क्लोज होती है, बिल्कुल कन्वर्ज हो रही होती है वैल्यूज, तो हम उसको जो ना वो करते हैं, राउंड करते हैं। लेकिन जब वैल्यूज इस तरह से आ जाए ना 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, तो इन वैल्यूज को बेटा हम राउंड नहीं कर सकते। फिर हमें क्या करना होता है कि ये 1.5 आया ना, तो हमें सारी वैल्यूज को किसी ऐसे नंबर से राउंड करना है कि सारी ना होल नंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो इस केस में मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 इंटू 1.5 इज 3, 2 3 इज 6, 2 2 इज 4 और 2 1 इज 2। तो ये मेरे पास पता है फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनता, मेरे पास बनता C3H6O4 Na2। तो मेरे पास ये एम्पिरिकल फॉर्मूला बनता अगर मेरे पास यहाँ पे वैल्यू 1.5 आ रही होती जब मैं इनको डिवाइड करा था ना। तो ठीक है, अगर लेट्स से मेरे पास ये वैल्यू आ रही होती 1.33, सही है, और ये मेरे पास आ रही होती है भाई 2.00, ठीक है, ये मेरे पास आ रही होती है 1.99 और ये मेरे पास आ रही होती है 1, ठीक है। तो अब मैं क्या करता है, ये वाली तो 1 हो जाती मेरी, ये 1.99 थी, ये भी 2 पे कन्वर्ट हो जाती, ये 2.0 वाली थी, ये भी 2 पे कन्वर्ट हो जाती, लेकिन 1.33 को मैं राउंड नहीं कर सकता, तो 1.33 मेरे पास 1.33 ही रहता। तो अब मैं क्या करता है, मैं इसको ऐसी वैल्यू से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि जिसको मैं सबको मल्टीप्लाई करूँ सब होल नंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो वो क्या तरीका था कि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 3 2 बन जाएगा 6, जब 3 का 1.33 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 4, जब 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 6, और जब 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 3। तो दिस विल बिकम C6H4O6 और Na3। तो इस तरह से हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा अगर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 1.33 आ रही थी। खैर ये बातें अभी थोड़ी मुश्किल लगेंगी, इंशाल्लाह जब हम लोग टॉपिकल इसके करेंगे ना पास्ट पेपर्स, तो हम लोग बात समझेंगे कि भाई जब ये नंबर्स इस तरह से कोई वैल्यूज आती है तो हमें उसका किस तरह से डील करना है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में सारी बातें थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो एक्सेस मोल्स और लिमिटिंग रिएक्टेंट वाली कैटेगरी को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।